हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर 1 के फाइनल रिवीजन में आज हम यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। अगले 60 मिनट्स के अंदर ये पूरी यूनिट में आपको रिवाइज करवाऊंगी, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया ये भी मिल जाएगा कि कैसी अभी तक आपकी तैयारी चल रही है, और अगर कोई टॉपिक मिस हुआ होगा तो वो भी आज की सीरीज में आपका आसानी से कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ इंपॉर्टेंट सीरीज को शुरू करते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा सिलेबस है, तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 एंशिएंट इंडियन एजुकेशन से शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत कम टाइम बाकी रह गया है और ऐसे में पेपर 1 पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इसमें से बहुत इजीली आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इसकी प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ, जिसमें डेली लाइव क्लासेस के साथ एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। इन लाइव क्लासेस में आपके सारे डाउट्स भी डिस्कस किए जाएंगे। आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है किसी सवाल में, किसी कॉन्सेप्ट में, वो सब चीज़ें लाइव क्लास में हम डिस्कस करते हैं। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाता है, जहां पर अपने डाउट्स आप अपने टीचर्स के साथ बाद में भी डिस्कस कर सकते हो। 60 डेज न्यू बैच लेकर आ रही हूँ, जिसका बैच हमारा 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपको नोट्स, मॉक टेस्ट, रिविजन, क्वेश्चन बैंक सब कुछ मिलेगा, वो भी एग्जाम के लेवल के हिसाब से, और लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करके बहुत इजीली कोर्स का एक्सेस ले सकते हो। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए यूजीसी नेट पेपर 1। कंप्लीट कोर्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। लाइव क्लासेस भी आप डेली 9:30 पे हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप चाहो तो गिवन नंबर्स पर भी व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज कर सकते हो। एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। पहला सवाल इसमें से ये पूछा जाता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर सिचुएटेड है। देखिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी पहले जो है वो पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है रावलपिंडी। ठीक है, उस जगह में पहले हुआ करती थी, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसके बाद तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के एरिया में आती है। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात यह है कि ये वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। क्लियर? वर्ल्ड की सबसे पहली फाइनेस्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी का नाम है तक्षशिला। अब ये यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा फेमस क्यों थी? एक तो क्योंकि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इसलिए फेमस थी। दूसरी ये रीजन था कि उस जमाने में मेडिसिन साइंस के लिए, मेडिकल साइंस के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस थी, बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। क्लियर? अब देखिए, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या ये यूनिवर्सिटी अभी भी रन हो रही है। ऐसे अगर आप इसकी इमेजेस देखोगे तो आपको लगेगा ये पत्थर पत्थर सी छोटी सी बिल्डिंग्स है, तो क्या ये अभी भी रन हो रही है? तो इसका जवाब है नहीं। 1980 में यूनेस्को ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पेपर में बहुत बार आई है कि कौन सी वो एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है 1980 में। तो आपको ये चीज अब मैंने बता दी, दैट इज योर तक्षशिला यूनिवर्सिटी। क्लियर? और रीजन क्या थे कि ये यूनिवर्सिटी इतनी फेमस थी? क्योंकि यहाँ पर कौटिल्य पढ़े थे। द पैनल ऑफ मास्टर्स इंक्लूडेड रीओन्ड नेम्स लाइक कौटिल्य यहाँ से रिलेटेड थे, पाणिनि यहाँ से रिलेटेड थे, जीवक यहाँ से रिलेटेड थे, विष्णु शर्मा यहाँ से रिलेटेड थे। और ये जो सभी नाम हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आए हैं। स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े थे या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। तो अब आपको पता चल गया कि वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड थे। क्लियर? पाणिनि ने अष्टाध्यायी कहां पर लिखी थी? पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही। अब देखिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी कब बनी थी, किसने बनाई थी? तो आप सभी ने रामायण के बारे में सुना होगा, है ना? रामायण में जो भरत थे, भरत ने अपने बेटे, उनके बेटे का नाम था तक्ष, उन्होंने अपने बेटे के नाम पर इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था, इसलिए इसका नाम तक्षशिला पड़ा था। ठीक है? स्पेसिफिकली ये यूनिवर्सिटी मेडिसिन,
के लिए फेमस थी, या हम बोल सकते हैं मेडिकल साइंस के लिए फेमस थी। इट वॉज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ मिलिट्री एजुकेशन, ठीक है, सेंटर ऑफ मिलिट्री एजुकेशन भी ये था। अब ये वाली यूनिवर्सिटी अच्छी थी उस जमाने पे, लेकिन अगर हम इस यूनिवर्सिटी को नालंदा के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें यही हमेशा जानने को मिला है कि नालंदा के जितनी इस्टेब्लिश्ड और नालंदा के जितनी अच्छे तरीके से काम करने वाली यानी कि ऑर्गेनाइज्ड ये यूनिवर्सिटी नहीं होती थी। क्लियर? इस यूनिवर्सिटी को सिकंदर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये पेपर में कई बार पूछा जा सकता है कि ये यूनिवर्सिटी अभी भी है या फिर नहीं है। तो इस यूनिवर्सिटी को सिकंदर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और काफी समय तक ये ऐसे ही रही। उसके बाद 1980 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। क्लियर? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये पूछी जाती है पेपर में कि क्या तक्षशिला यूनिवर्सिटी का रिलेशन टेम्पल्स के साथ है, या फिर मोनेस्ट्रीज के साथ है, या फिर विहारास के साथ है, या फिर बसादीस के साथ है। सो आपको बता दूं कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी का रिलेशन जो है वो मोनेस्ट्री के साथ है, और मोनेस्ट्री का ही दूसरा नाम विहारा होता है। मोनेस्ट्री क्या होता है? बेसिकली जो बौद्ध लोगों के, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, है ना, तो वैसे ही बौद्ध लोगों का जो प्लेस होता है दैट इज कॉल्ड मोनेस्ट्री, उसको विहारास बोलते हैं। सो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का कनेक्शन मोनेस्ट्रीज के साथ है। कि पहले देखो, एक चीज आपको बताती हूँ, एंशियंट यूनिवर्सिटीज जितनी भी होती थी ना, वो क्या होता था कि पहले ऐसे ही कहीं पर पढ़ाते थे, धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाते थे, और धीरे धीरे वही खाली स्पेस, जैसे ये आपको दिख रहा है, यही खाली स्पेस एक यूनिवर्सिटी का रूप ले लेता था। ठीक है, तो वैसे ही हुआ करता था। मान लो मंदिर में मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रही हूँ, धीरे धीरे वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने लग गए, धीरे धीरे उसी को हमने एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ये मोनेस्ट्री के साथ होता था तक्षशिला यूनिवर्सिटी के केस में। क्लियर एवरीवन? इसके बाद अगली यूनिवर्सिटी पर आते हैं, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का रिलेशन भी विहारास के साथ ही है। विहारास का मतलब है मोनेस्ट्री के साथ है। तो नालंदा की डिटेल पर जाने से पहले, यस, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, वेरी गुड। ठीक है, सो विहारास पर जाने से पहले ना आपको मैं एक लिस्ट बता ही देती हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज विहारा से रिलेटेड है, कौन सी टेम्पल से रिलेटेड है। सो देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया तक्षशिला। अब तक्षशिला कई जगह पर ये स्पेलिंग लिखी होगी, कई जगह पर ये लिखी होगी, और कई जगह पर ये लिखी होगी। बात एक ही है, तक्षशिला। ठीक है, सो यहां पर बताती हूँ। ठीक है, सो विहारास यानी कि मोनेस्ट्री के साथ रिलेशन है एक तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का, दूसरी मैंने आपको अभी बताई नालंदा यूनिवर्सिटी, थर्ड वी हैव इज बल्लभी यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट वी हैव इज उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, और अगली है जगदला यूनिवर्सिटी। सो पेपर में ये मल्टीपल ऑप्शंस में पूछा गया है, आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम दिए होंगे, आपको बताना है कि मोनेस्ट्रीज के साथ किस किस का रिलेशन है। तो आपको अब मैंने नाम बता दिए। दूसरी चीज आती है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि टेम्पल से बनी है। जैसे मैंने बताया ना, मंदिर में बैठकर पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, वो ही यूनिवर्सिटीज का रूप ले लेंगे। सो टेम्पल्स के साथ देखो, मंदिर में क्या जलाते हैं? दीप जलाते हैं, है ना। तो एक याद रख लो, नवदीप, क्योंकि पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है। टेम्पल्स के साथ रिलेशन वाली यूनिवर्सिटीज कम है ना, तो इनको याद रखना आपके लिए इजी हो जाएगा। सो मंदिर में दीप जलाते हैं, तो नवदीप यूनिवर्सिटी इज रिलेटेड टू टेम्पल। ठीक है, इसके अलावा कांची यूनिवर्सिटी और बनारस जो है, बनारस सबको पता है कि मंदिरों के लिए ही फेमस है। तो बनारस, नवदीप और कांची, ये तीन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका रिलेशन है मंदिर के साथ। क्लियर? रिसेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन से लर्निंग सेंटर्स हुआ करते थे? कौन कौन से लर्निंग सेंटर्स हुआ करते थे? तो आपको पता चल गया, एक तो विहारास हुआ करते थे, टेम्पल्स हुआ करते थे, ठीक है,
इसके अलावा मठ हुआ करते थे। मठ होते हैं जैसे टेम्पल्स है ना, वैसे ही हिंदूज का एक प्लेस होता है मठ जिसको बोलते हैं। इसके बाद एक होता है बसादीस, ठीक है, जो जैन जैन धर्म के लोगों का प्लेस होता है, दैट इज कॉल्ड बसादी। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। सो रिसेंटली जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हैं वो सब मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं फिर नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ। दिस इज कांची, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। सो नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पर है? सो नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में, ठीक है, और बिहार में है। साथ ही इस यूनिवर्सिटी को एंशियंट महाविहारा भी बोला जाता है। महाविहारा, ये बिहार में है इसलिए बिहारा नहीं बोल रही हूं, विहारा बोल रही हूं। विहारा का मतलब क्या है? विहारा का मतलब अभी आपको बताया, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी है महाविहारा, जिसको हम महाविश्वविद्यालय जैसे बोलते हैं, वैसे महाविहारा नालंदा यूनिवर्सिटी को बोला जाता था। अब ये यूनिवर्सिटी इसलिए फेमस थी क्योंकि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बाद जो एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी आई, दैट इज योर नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में क्या होता था, एक उम्र के बाद बच्चों को पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ती थी क्योंकि वहां पे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि रेजिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है। क्लियर? रेजिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का मतलब है कि इंडिया के अलावा बाहर से भी लोग आकर यहाँ पर पढ़ाई करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके लिए रहने की फैसिलिटी थी। एक बहुत फेमस चाइनीज स्कॉलर हैं जो कि योग शास्त्र के स्टूडेंट थे, जिनका नाम था जुआन जैंग। चाइनीज स्कॉलर थे ये। इन्होंने ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। बहुत बार पेपर में सवाल आता है कि जुआन जैंग किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, दैट इज योर नालंदा, और ये योग शास्त्र के स्टूडेंट थे, ठीक है। ये भी एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था, ऑब्वियसली विहारा है तो बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर ही होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी। यहाँ पर आपको वेद पुराण भी पढ़ाए जाते थे, ठीक है। हिंदुइज्म से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट है जिसको यहाँ पर ही ढूंढा गया था। अब क्या नालंदा यूनिवर्सिटी अभी भी रन होती है? तो इसका जवाब है नहीं। इस यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था एंड यूनेस्को ने इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है 2016 में। तो तक्षशिला को 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और नालंदा को 2016 में। और ये दोनों ही प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत 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 बार पूछे गए हैं। क्लियर? अब एक रिसेंटली क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट एग्जाम में, आपसे 4 यूनिवर्सिटीज के नाम बताए गए थे। एक यूनिवर्सिटी थी विक्रमशिला, एक यूनिवर्सिटी थी नालंदा, एक ऑप्शन दिया गया था शारदा पीठ है ये, ठीक है, और एक ऑप्शन दिया गया था तक्षशिला। आपको इन चारों यूनिवर्सिटीज को इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, ठीक है, इनकी लोकेशन के हिसाब से अरेंज करना था। सो विक्रमशिला जो है ये यूनिवर्सिटी भी बिहार में है, नालंदा भी बिहार में है, शारदा पीठ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, बिल्कुल जो बॉर्डर के पास में कहीं पर उस एरिया में ये है, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी है हमारी पाकिस्तान में, ठीक है। पहले पंजाब में थी लेकिन वो एरिया भी पाकिस्तान में आता है, तो इसका पाकिस्तान ही हमेशा आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी लोकेशन पता होनी चाहिए। मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जा सकता है। अगली यूनिवर्सिटी वी हैव इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। सो विक्रमशिला मैंने आपको बताया बिहार में है, बिहार में भागलपुर नाम की जगह है, वहां पर ये यूनिवर्सिटी है। पेपर में पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे पर बिहार में कौन सी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, दैट इज योर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी।
अब ये यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस पता है किस लिए थी? क्योंकि बुद्धिस्ट टीचिंग सेंटर तो ये था, वो तो बाकी की 2 यूनिवर्सिटीज भी थी। तो अलग इसमें ये था कि ये तांत्रिक टीचिंग सिखाई जाती थी यहाँ पर। इस वजह से ये यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस थी। जो तिब्बतियन फॉर्मेट होता है, तिब्बतियन कल्चर होता है, तिब्बतियंस की जो सिविलाइजेशन होती है, उस सब को यहाँ पर जो है ध्यान में रखा गया था। अब ये यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? किंग धर्मपाल ने बनाई थी। और ये यूनिवर्सिटी इसलिए बहुत ज्यादा फेमस हुई थी क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो बाहर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे ना, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। है ना? अभी भी होता है ना, हम दूसरी कंट्री में पढ़ने क्यों जाते हैं, पीएचडी करने क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, फेलोशिप मिलती है। तो वैसे ही नालंदा में भी फेलोशिप मिला करती थी, स्कॉलरशिप मिला करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी स्कॉलरशिप की जो क्वालिटी ऑफ स्कॉलरशिप है वो नालंदा में कम होती गई, जिसकी वजह से विक्रमशिला में ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने लगे और ये यूनिवर्सिटी फेमस होने लगी। एक सवाल पेपर में बहुत बार आया है कि कौन सी वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर 6 कॉलेजेस आते थे? तो वो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इट हैज 6 कॉलेजेस इनसाइड इट। ठीक है? तांत्रिक विद्या के लिए, तिब्बतियन सोर्स ऑफ तांत्रिक विद्या, इन सब चीजों के लिए ये रिलेटेड थी। तो कहीं पर भी टर्म नजर आ रही है तांत्रिक, तंत्र, तो आप लोगों को डेफिनेटली इसका आंसर आना चाहिए। क्लियर है? अब देखो, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, आंसर आप लोगों ने देना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2023-24 में दोनों साल में आया है। ठीक है? आपसे पूछा गया था मल्टी डिसिप्लिनरी एंशियंट यूनिवर्सिटीज इनमें से कौन कौन सी हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जेएनयू, वल्लभी, नालंदा या फिर विक्रमशिला। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। मल्टी डिसिप्लिनरी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इनमें से हैं? क्लियर? देखो, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना जायज था। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि मल्टीपल डिसिप्लिन में, कि ऐसा नहीं है कि तांत्रिक विद्या सिखाई जा रही तो तांत्रिक ही सिखाई जाएगी, और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तक्षशिला में मेडिकल साइंस था तो सिर्फ मेडिकल ही होगा। नो, लॉ भी था, मिलिट्री एजुकेशन भी, देखो मैंने आपको अभी बताई है ना। तो मल्टी डिसिप्लिनरी का ये मतलब होता है कि मल्टीपल डिसिप्लिन में यहाँ पर पढ़ाया जाता था, डोमेन्स होते थे। लेकिन गलत यहाँ पर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन इसलिए हुआ था क्योंकि एंशियंट यूनिवर्सिटीज बोला था। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी एंशियंट नहीं है, जेएनयू भी एंशियंट नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शंस को हमें एलिमिनेट करना था, और बाकी सारे क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज थी। तो ये क्वेश्चन रिसेंटली मल्टीपल शिफ्ट्स में देखने को मिला है, इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी वी हैव इज मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला यूनिवर्सिटी बेसिकली, रामायण सबने सुनी है ना? रामायण में सीता माता है, सीता माता के जो पिता हैं राजा जनक, उनकी ये यूनिवर्सिटी थी। तो इस यूनिवर्सिटी का जो भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस रहता था, जो भी काम करना है, जो कुछ भी चीजें इस यूनिवर्सिटी में रिलेटेड होती थी, उनके सारे डिसीजन राजा जनक ही लिया करते थे। अब क्योंकि सीता माता के पिता हैं, तो ऑब्वियसली ब्राह्मणिकल सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, है ना? ऑब्वियसली यहाँ पर धर्म, शास्त्र, हिंदुइज्म चीजों पर फोकस किया जाएगा। तो ये एग्जाम्पल्स जो आपको बता रही हूँ ना, ऐसे आप चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ोगे तो आपके लिए और आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है? बेसिकली यहाँ पर न्याय से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती थी, एंड लॉजिक, न्याय एंड लॉजिक से रिलेटेड, ये लॉ वगैरह जो चीजें आती है ना, उनसे रिलेटेड एजुकेशन दी जाती थी। ठीक है? लॉजिक की जगह पेपर में तर्क शास्त्र भी लिखा हो सकता है, तो ये एक ही बात है। ठीक है? इंडियन मैथमेटिशियन और फिलोसोफर है गणेश उपाध्याय। ठीक है? वो भी इसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है।
हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग में एक टर्म पढ़ी है न्याय, है ना, न्याय फिलोसफी पढ़ी थी ना लॉजिकल रीजनिंग में, जिसको क्या बोला जाता है, स्कूल ऑफ न्यू लॉजिक बोला जाता है। तो न्याय फिलोसफी का कॉन्सेप्ट कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था? मिथिला यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर? चलिए ये हो गया। इसके बाद ये है बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज जहां से मोस्टली पेपर में सवाल आते हैं। और भी ज्यादा डिटेल्ड वीडियो अगर आपको देखनी है तो वो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में जाकर के देख सकते हो, अवेलेबल है, जहां पर मैंने हर एक यूनिवर्सिटी के साथ उसके PYQs भी रिलेट करके बताए हैं, क्योंकि ये मैराथन सेशन है इसलिए MCQs यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात की पहली और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड वल्लभी यूनिवर्सिटी। ठीक है, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था ये भी, और गुजरात में एक जगह है भावनगर, यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी थी। ये फेमस इसीलिए, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था गुजरात का, और क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है उस स्टेट की, तो गुजरात सेट वाले स्टूडेंट्स को भी पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट कमीशंस पर। पहले बताती हूँ कि हायर एजुकेशन में कमीशंस क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्या इनका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखिए कमीशंस जो हैं एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं। एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कोई भी अगर डिसीजन लेने हैं, वो सही है या गलत है, कैसे उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उन डिसीजंस पर काम करना है, इन सब चीजों के लिए बेसिकली कमीशंस हेल्पफुल होते थे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यूजीसी की। बहुत सारे कमीशंस हैं, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारा यूजीसी नेट का पेपर सब लोग देते हैं। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, पहला सवाल जो बन सकता है वो ये है कि ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है। ठीक है, एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1953 में यूजीसी एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन इसको एक्ट बनाया गया, यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इसको रखा गया 1956 में। तो पेपर में कभी मैच द फॉलोइंग करके पूछा गया हो, वहां पर 1953 या 56 दोनों में से एक ही होगा, तो आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन आता है तो उसमें क्लियरली मेंशन किया होता है कि ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट लिखा है या फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कब बना ये लिखा है, या फिर सिंपल लिखा होगा एक्ट कब बना। तो ये बना था 1956 में। क्लियर है? यहां पर आपको याद रखना है 1953 एंड ये एक्ट बना था 1956 में। आगे है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। यूजीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोस्टली जो कमीशंस हैं, अगर कभी ऐसा होता है कि आपको आइडिया लगाना है, याद नहीं है कि कहां पर हेडक्वार्टर होगा, तुक्का ही मारना है, तो ऑलवेज गो फॉर न्यू दिल्ली। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसमें हेडक्वार्टर ही नहीं है, इसके 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग ऑफिसेज भी हैं। ठीक है, तो कितने ऑफिसेज हैं? 6 रीजनल ऑफिसेज हैं यूजीसी के। सबसे पहला सीक्वेंस जरूरी नहीं है, बस ऐसे याद रखना है। एक ऑफिस पुणे में है, एक ऑफिस भोपाल में है, एक है कोलकाता में, एक है बेंगलोर में, नेक्स्ट इन हैदराबाद, नेक्स्ट इन गुवाहाटी। क्लियर? स्टूडेंट्स अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, मुझे साथ साथ में पूछते रहना, एंड अगर हर चीज समझ आ रही है तो मुझे खुद अपडेट देते रहिए। ठीक है, कि कहीं पर कंफ्यूजन है या पसंद आ रहा है कंटिन्यू करती रहूं तो मुझे बताते रहना। क्लियर? ये हो गया। अब कोई कमीशन बना तो ऐसा तो नहीं हुआ ना मेरा मन किया कमीशन बनाने का तो बना लेते हैं। किसी का तो रिकमेंडेशन होगा, किसी का तो आइडिया होगा कि इस तरीके का कमीशन बनाते हैं जो कि ये काम करेगा। बेसिकली जो यूजीसी है, इट was established on the recommendation of यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। एक कमीशन पहले से था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसका दूसरा नाम है
राधा कृष्णन कमीशन, जो कि 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, इसी कमीशन की रिकमेंडेशन पर यूजीसी बनाया गया था। अब देखो ये सीक्वेंस याद रखना है, राधा कृष्णन कमीशन की रिकमेंडेशन पर यूजीसी बनाया गया 1953 में। यूजीसी ने एस्टैब्लिश किया एक और कमीशन जिसका नाम दिया गया नैक, NAAC, दैट इज इन 1994। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब यूजीसी बन तो गया, कब बना, कहाँ कहाँ हेड ऑफिस है, सब हमने देख लिया। ये काम क्या करता है? सो यूनिवर्सिटी बेसिकली जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। ठीक है, टीचिंग के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम करता है, टीचिंग के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, अब जैसे हमारा यूजीसी नेट एग्जाम है ना, तो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने का काम करता है कि सही से एग्जाम हो रहे हैं या नहीं। जिस चीज के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं, तो वो उस लेवल का एग्जाम हो रहा है या नहीं, उस चीज को देखना। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में रिसर्च पर ध्यान देना कि बेहतर लेवल से रिसर्च हो रहा है या नहीं। ये सारे काम कौन करता है? यूजीसी करता है। जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड भी ये काम करता है। ऑल क्लियर? इसके अलावा यूजीसी क्या करता है, एक रिफॉर्म है, एक कमेटी और बनाई गई है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक रिफॉर्म कमेटी। ठीक है, ये कमेटी जो है ये यूजीसी के द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, यूजीसी का ही एक पार्ट है। ये बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक रिफॉर्म कमेटी ऑफ यूजीसी रिकमेंडेड CBCS इन हायर एजुकेशन, कि हायर एजुकेशन में CBCS होना चाहिए। अब CBCS जो है वो हायर एजुकेशन के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CBCS का मतलब क्या होता है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो ये रिकमेंडेशन भी इसी के अंदर आया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यूजीसी के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? तो वो थे SS भटनागर। और यूजीसी के करंट चेयरपर्सन 2022 से कौन है? जो जैसे अभी हमारे यूजीसी नेट का पेपर हो रहा है, तो 2022 से लेकर के इसके चेयरपर्सन है M जगदेश कुमार। तो ये भी स्टेटमेंट बनाकर पेपर में सवाल आया है। जैसे स्टेटमेंट 1 में पूछ लिया कि करंट चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी इज M जगदेश कुमार। स्टेटमेंट 2 में पूछ लिया कि भाई बेंगलोर में यूजीसी का एक हेडक्वार्टर है। तो इस तरीके से रिलेट करके चीजें पूछी जाती हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स अगला कमीशन है AICTE, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको जितने भी कमीशंस है ना इंपॉर्टेंट, उनके डेट्स बताती हूँ, नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्ट्स, कमेटीज, डेट्स जो भी है सब बताने वाली हूँ। सो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1945 में AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। 1953 में यूजीसी को एस्टैब्लिश किया गया था। 1985 इग्नू, 1994 नैक, और नैक को किसने एस्टैब्लिश किया था? यूजीसी ने, अभी मैंने आपको बताया। 1994 में ही NBA को भी एस्टैब्लिश किया गया था, और NBA को एस्टैब्लिश किया था AICTE ने। क्लियर? चलिए, इसके बाद 1994 पहुंच गए। 1995 में NCTE टीचर एजुकेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। देन वी हैव 2003 में नेप्टल, ये रिसेंटली NTA का बड़ा फेवरेट चल रहा है। ठीक है, 1961 में NCERT।
ठीक है, तो ये कुछ कमीशंस बताए। इसके अलावा और भी कमीशंस और भी कमेटीज हैं जिनके नाम बता रही हूँ। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज, और ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1830 में एक एक्ट बना था, दैट इज कॉल्ड चार्टर एक्ट। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, अगर कंफ्यूजन होगा तो किसी को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। 1835 में मैकलेज मिनट। 1854 बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर वुड्स डिस्पैच। आगे है 1882, दैट इज योर हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का दूसरा नाम है फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। सो पेपर में कभी हंटर कमीशन लिखा होगा, कभी फर्स्ट एजुकेशन कमीशन लिखा होगा, तो मैच द फॉलोइंग में गो फॉर 1882। 1904 में बना था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इससे पहले 1902 भी है, दैट इज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है इसका दूसरा नाम है रिलीग कमीशन। ये रिसेंटली यूजीसी नेट में 2023 में देखा था, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले एक और कमीशन था 1901 में, जिसका नाम था शिमला कमीशन, ठीक है। 1901 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमला में, शिमला कमीशन के नाम से, और उसी कमीशन में फिर इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में भी साइन हुआ था, उसी के बारे में डिस्कशन हुई थी, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिए 1904 तक। नेक्स्ट वी हैव इज 1917। 1917 में वी हैव सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन का दूसरा नाम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी होता है। एंड बेसिकली इसने फोकस किया था कि मदर टंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, अपनी राष्ट्रभाषा में चीजें बताई जाए, अपनी जो स्टेट की भाषा होती है ना उसमें ज्यादा चीजें पढ़ाई जाए। 1926 में वी हैव हरतोग कमेटी। 1944 सरगेंट कमीशन। आप कोई भी पीवाईक्यू उठा लो, 5000 प्लस एमसीक्यू वाला उठा लो, आपको ये सारे नाम देखने को मिलेंगे, और मैक्सिमम टाइम्स ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट से ही रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। 1904 बोला आपने, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है। देन 1948 मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, राधा कृष्णन कमीशन है। आजादी के बाद पहला कमीशन 1948 में बना था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। सो पेपर में यही सवाल आता है, ठीक है। 1952 मुदलियार कमीशन। मुदलियार कमीशन का दूसरा नाम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था। मुदलियार कमेटी ने यही बोला था कि अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन पर, सेकेंडरी मतलब यही कॉलेज वगैरह से पहले, हायर एजुकेशन से पहले जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है ना, सो मुदलियार कमीशन ने यही बोला था कि सेकेंडरी एजुकेशन को अगर बेहतर बनाएंगे तो डेफिनेटली हायर एजुकेशन में और बेहतर बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। 1964 कोठारी कमीशन। ये कमीशन सिर्फ 1964 से 66 तक ही चला था। कोठारी कमीशन था, इसका और नाम है नेशनल एजुकेशन कमीशन इसको बोला जाता है, क्लियर। साथ में इसका दूसरा नाम और है हुमायूं कबीर कमेटी, क्लियर ना। चलिए एक बच गया, दैट इज योर 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन। एंड मैंने आपको बताया कि रिसेंटली एनटीए के पेपर में नेशनल नॉलेज कमीशन के काफी क्वेश्चंस आए थे, तो आप सब लोगों के पास 5000 पीडीएफ है ना पड़ी हुई, तो उसमें आपने एक एक टॉपिक को ऐसे ही सर्च करते जाना है
और नेशनल नॉलेज कमीशन के सारे PYQs पढ़ लेने हैं। क्लियर? सो ये हो गया हमारा UGC। चलिए, UGC के बाद आते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन पर बाद में आएंगे। पहले बताती हूँ HECI। ठीक है, अब देखो जैसे हमने बताया ना यूनिवर्सिटी की UGC की मैंने आपको सारी चीजें बता दी, याद हो जाते हैं। आप लोगों ने एक काम करना, देखो कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा कि कैसे याद रखेंगे, लेकिन एक पेज पर इसको नोट करके रख लो, ठीक है, और सामने रखना उस पेज को, आते जाते दिन में 1-2 बार उस पर नजर मारते रहो, आपको खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, HECI की फुल फॉर्म बताना जरा जिसको भी पता है। सो HECI बेसिकली, जैसे अभी तक हम UGC की बात कर रहे थे ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सो अभी UGC को भी रिप्लेस कर दिया गया है। UGC, AICTE, बहुत सारी ऐसी कमीशन हैं जिन सबको हटाकर एक ही टर्म बना दी गई है, जिसके अंदर UGC, AICTE ऐसे ऐसे करके सब आ जाते हैं। तो उस कमीशन का नाम रख दिया है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। C फॉर कमीशन होगा, C फॉर काउंसिल मत करना। मैच द फॉलोइंग में काउंसिल अगर लिखा होगा ना तो कंफ्यूज मत होना, कमीशन ऑफ इंडिया ये होता है। ठीक है, अब HECI के लिए जो आपको याद रखना है वो क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि किसका आइडिया था कि UGC को हटाकर HECI बना दो। तो ये आइडिया था NEP 2020 का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी है, उन्हीं का ये आइडिया था कि अब इसको हटाकर एक अम्ब्रेला टर्म बना दो, वही सारे काम करेगा। ठीक है, HECI के अंदर फिर 4 डोमेन्स रखे गए हैं। सीक्वेंस बहुत जरूरी है इन डोमेन्स का, गारंटेड पेपर में सवाल आएगा ही आएगा। NHERC, दूसरा है NAC, तीसरा है HEGC और चौथा है GEC। ठीक है, अब इसका सीक्वेंस कैसे याद रखना है, इसका नाम क्या है, ये कैसे याद रखना है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहला मैंने आपको बताया NHERC, फुल फॉर्म याद हो जाएगी तो चीजें भी याद हो जाएंगी कि सबसे पहले क्यों आएगा ये। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हायर एजुकेशनल रेगुलेटरी काउंसिल। रेगुलेटरी काउंसिल, रेगुलेटरी से आप याद रख लो कि ये सबसे पहले आएगा। किसी भी चीज को रेगुलेट करने का ये काम करता है, और रेगुलेट करना मतलब शुरू करना, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। तो NHERC, नेशनल हायर एजुकेशनल रेगुलेटरी काउंसिल आ गया ये इसका नाम। ये करता क्या है, जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या सेक्टर्स हैं, जैसे कि टीचर एजुकेशन, लीगल एजुकेशन, उन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एग्जाम में आया है कि एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको पता होना चाहिए NHERC। फुल फॉर्म याद रख लो, चीजें भी याद हो जाएंगी। आगे है नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, दैट इज योर NAC। ये क्या है, एक्रीडिएशन यानी कि क्रेडिट देता है। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्रेडिट देने का काम करता है, तो इसका दूसरा नाम ये होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेटा एक्रेडिएटिंग बॉडी। थर्ड आ जाता है HEGC, हायर एजुकेशन, G का मतलब है ग्रांट कमीशन। ठीक है, कमीशन नहीं, काउंसिल। ये सबके एंड में ये जो C है ना, ये कमीशन नहीं होगा, ये काउंसिल है। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। अब ग्रांट से रिलेटेड क्या हो गया, ग्रांट का मतलब है कि ये फाइनेंसिंग एंड फंडिंग से रिलेटेड काम करता है, फंड्स ग्रांट करता है। किसी भी कॉलेज को, किसी भी यूनिवर्सिटी को फंड चाहिए, चाहे रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए, एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, तो वो सब देने का काम करता है ये वाला काउंसिल।
और 4th नंबर पर आता है GEC, दैट इज जनरल एजुकेशन काउंसिल। जनरल एजुकेशन काउंसिल क्या करता है? बेसिकली ये काम करता है एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग का। इन चीजों को नोट कर लो जो भी अभी स्क्रीन पे लिखी हुई है, क्योंकि पेपर में आएगी। अभी कल से हम लोग जो हायर एजुकेशन MCQs की सीरीज 9 PM पे शुरू करने वाले हैं ना, उस सीरीज में भी ये क्वेश्चन जरूर मैं दूंगी, तो गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ध्यान रखना। ठीक है, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग। एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक यूनिवर्सिटी से आप क्या लर्निंग आउटकम चाहते हो। ठीक है, कॉलेज को अगर मैं फंड दे रही हूँ, मैं फाइनेंस दे रही हूँ, ठीक है, तो मैं अच्छा रिजल्ट चाहूंगी। तो एजुकेशन काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल यही काम करता है कि जो लर्निंग आउटकम है, या फिर इसको बोला जाता है ग्रेजुअल एट्रीब्यूट, कि जो रिजल्ट मैं चाहती हूँ वो मैं कैसे लाऊंगी, कैसे काम करेंगे, ये सब कुछ वो देखता है। क्लियर? तो इसका सीक्वेंस जरूरी है, सीक्वेंस में अरेंज करने को बोला जाएगा, मैच द फॉलोइंग बोला जाएगा, फुल फॉर्म पूछी जाएगी, कौन सा काउंसिल क्या काम करता है ये भी पूछा जाएगा। क्लियर? ये देखो, ये आपके सामने जो क्वेश्चन रखा हुआ है, ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूं AICTE। पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रख लो, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, फुल फॉर्म आ गई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या करता है? ये एक बेसिकली एडवाइजरी बॉडी है, 1945 में स्टैब्लिश हुई थी। अब इसका नाम ही है टेक्निकल एजुकेशन, है ना? तो जो भी टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है, उसका प्रॉपर तरीके से प्लान करना, उनकी डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करना, ये सब इनका काम होता है। ठीक है, ये सब इनका काम होता है। अब है कि ये कौन कौन से डोमेन को कवर करता है। तो बेसिकली AICTE टेक्निकल ट्रेनिंग तो करेगा, इसके नाम में ही टेक्निकल एजुकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो टेक्निकल ट्रेनिंग से रिलेटेड ये काम करता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग के कोर्सेज को ये हैंडल करता है, आर्किटेक्चर के कोर्सेज को हैंडल करता है, टाउन प्लानिंग के जो कोर्सेज होते हैं उनको ये हैंडल करता है, मैनेजमेंट इसके अंदर आता है, फार्मेसी इसके अंदर आता है। ठीक है, अब देखो 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ये 1987 में आया था, 2 साल के बाद ही आ गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया NBA को एस्टैब्लिश किसने किया है? AICTE इन 1994। सो NBA का काम क्या है? NBA का काम है नेशनल, फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन। ये सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा भी है और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन? सो NBA क्या करता है? बेसिकली NBA एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑब्वियसली ऑटोनॉमस तो होगी ही, क्योंकि ये AICTE के अंडर काम करती है ना? तो ये ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो है इंडिया के, उनको क्रेडिट देने का काम करती है। ठीक है, क्रेडिट देने का मतलब है यूनिवर्सिटीज का चेक करेगी कैसे एजुकेशन चल रही है, कैसा काम चल रहा है, फिर उस अकॉर्डिंग उनको A+B+ जो भी क्रेडिट देते हैं वो सब काम ये करती है। ठीक है, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस इनका रहता है। ओके, एक कमीशन और है, दैट इज योर नेपटेल, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ऑन ठीक है, ये है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग।
नेप्टेल जो है 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये इनिशिएटिव एमएचआरडी ने लिया था। एमएचआरडी का अभी नाम बदल दिया गया है, दैट इज एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। ठीक है, नेप्टेल क्या करता है, बेसिकली जो भी इंजीनियरिंग एजुकेशन है उसकी क्वालिटी पर फोकस करता है कि कैसे इंजीनियरिंग की क्वालिटी, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है, जैसे स्वयं में इंजीनियरिंग के जो कोर्स है, नेप्टेल उसके लिए कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर? अब नेप्टेल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम कर रहा है तो ऑब्वियसली नेप्टेल में आईआईटीज तो जरूर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज तो जरूर होंगे। तो नेप्टेल जो है एमएचआरडी ने बनाया है, लेकिन ये इनिशिएटिव जो है वो 7 आईआईटीज ने मिलकर किया है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, गुवाहाटी, ठीक है, रुड़की, देन वी हैव कानपुर, देन वी हैव दिल्ली, खड़गपुर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, 7 आईआईटीज और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर जो है इसको बनाया है। डिस्टेंस एजुकेशन हो गई इंजीनियरिंग में, हायर एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, कंटिन्यूअस एंड ओपन लर्निंग है, उन सब चीजों पर ये काम करता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग के अलावा आईआईएससी भी इसमें जुड़ा है। इसका मतलब है कि बेसिक साइंस पर भी फोकस करेगा। रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि नेप्टेल क्या इंजीनियरिंग के अलावा भी और किसी डोमेन पर फोकस करता है, तो यस, वो बेसिक साइंस पर फोकस करता है एंड फोकस करता है सिलेक्टेड ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स पर। क्लियर एवरीवन? एक और कमीशन है, कमीशन तो क्या, जनरल वो है, दैट इज योर इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में स्टैब्लिश हुई थी। बेसिकली फॉर ओपन एजुकेशन के लिए ये बनाया गया था और इग्नू को स्टैब्लिश ही इसलिए किया गया था कि हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़े। कई लोग हायर एजुकेशन इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनके घर के आसपास कहीं कॉलेज नहीं थे, दूर वो जा नहीं सकते थे, है ना, तो हायर एजुकेशन नहीं कर पाते थे, इसलिए 1984 में इग्नू को स्टैब्लिश किया गया। इग्नू बेसिकली क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है न्यू दिल्ली में, और 1985 में ही इसको एक्ट भी बना दिया गया था। देखो ये कितनी बड़ी बात है ना। इग्नू ने रिसेंटली FYUP को इंट्रोड्यूस किया। FYUP का मतलब है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। NEP 2020 के साथ मिलकर, पेपर में ये आ सकता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ मिलकर इग्नू ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। वो क्या है, तो वो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नाम का इनिशिएटिव। क्लियर? चलिए अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कमीशंस पर, जिसमें सबसे पहले आ रहा है हमारे पास हंटर कमीशन। सो हंटर कमीशन बेसिकली 1882-83 तक चला था। विलियम हंटर नाम के एक व्यक्ति ने इसको स्टार्ट किया था। इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे वो, उन्होंने ही ये कमीशन बनाया था एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, प्राइमरी एम क्या था हंटर कमीशन का, टू लुक इनटू स्टेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। हंटर कमीशन यही बोलता था कि अगर हम प्राइमरी एजुकेशन अच्छी कर देंगे, यानी कि छोटे बच्चों को बेसिक्स क्लियर कर देंगे, छोटे बच्चों को बचपन में ही एजुकेशन अच्छी करेंगे, तो डेफिनेटली आगे जाने तक उन लोगों का एक तो नॉलेज बढ़ जाएगा और उनके लिए भी आसानी होगी और देश भी एक प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो इसीलिए ये सोचकर उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया था। द कमीशन ऑल्सो डिसाइडेड टू लुक इनटू सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो पहले सिर्फ ये प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि इसके साथ साथ सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पर भी काम करना इंपॉर्टेंट है। वुड्स डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये बनाया गया था। एजुकेशन सिस्टम इन्होंने बेहतर बनाने के लिए ही इनिशिएटिव लिया था। एंड पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये आती है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कर्ता किसको बोला जाता है, सो वो बोला जाता है वुड्स डिस्पैच को ही। ठीक है,
क्लियर? आगे है फिर डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। राधाकृष्णन कमीशन या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, GOI के द्वारा ही इनिशिएटिव लिया गया था। ओवरऑल यूनिवर्सिटी, अब देखो नाम ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, इनका काम ही ये था कि यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को बेहतर बनाना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। एग्जामिन किया पहले उन्होंने, फिर उस चीज को इम्प्रूव करने के ऊपर लग गए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का एक खास, ये फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने विमेन एजुकेशन पर ध्यान दिया था। इन्होंने बोला था कि विमेन को भी हायर एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, विमेन एजुकेशन पर ध्यान दिया था क्योंकि ऑब्वियसली ये जेंडर इक्वालिटी में मानते थे, है ना। तो जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन के फील्ड में खास तौर पर हट जाए, ये इनका एक सुझाव था। एंड इन्होंने ये भी बोला था कि हायर एजुकेशन में जो भी मीडियम है, यानी कि पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, वो होना चाहिए हमारा रीजनल लैंग्वेज में ही। क्लियर? आगे है नेशनल नॉलेज कमीशन, 2005 में हुआ था, लेकिन ढंग से इसने काम करना 2006 में शुरू किया था। हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी है ये टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू नॉलेजेबल सोसाइटी। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन का एक यही उद्देश्य था कि इंडिया को एक पढ़ी लिखी कंट्री बनाना है आने वाले समय में। ठीक है, नॉलेज वाली कंट्री, नॉलेजेबल सोसाइटी इंडिया में होनी चाहिए। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। नेक्स्ट वी हैव इज सैडलर कमीशन। 1917 और 1919 तक सैडलर कमीशन हमारा चला था। इन्होंने विमेन एजुकेशन पर ध्यान दिया था। ठीक है, इन्होंने भी विमेन एजुकेशन पर ध्यान दिया था। एंड सैडलर कमीशन बेसिकली बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उस समय पे कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ उसकी कंडीशन खराब थी। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की कंडीशन को बेहतर करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। ऐसे याद रख लो कि कलकत्ता में यूनिवर्सिटी के लोग सैड हो गए थे, इसलिए ये कमीशन बनाया गया था। ठीक है, अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अलावा इसमें जो रूल्स बने थे वो बाकी यूनिवर्सिटीज ओवरऑल इंडिया में भी अप्लाई हुए थे, इसलिए इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ साथ स्कूल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया था। एंड बेसिकली PYQ भी ये बहुत बार आया है कि स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन, की हायर एजुकेशन का क्या स्टेट है, क्या स्थिति चल रही है हमारे देश में, इस चीज पर इन्होंने सबसे पहले फोकस किया था। हरतोग कमेटी, 1929। ठीक है, इन्होंने बोला था कि एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको प्राइमरी लेवल पर ही आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि वो आगे जाने तक बढ़ भी ना जाए और किसी को और ज्यादा दिक्कत भी ना करे। ठीक है, एंड बेसिकली मास एजुकेशन पर इन्होंने फोकस किया था। नेक्स्ट वी हैव इज सरगेंट कमीशन, 1944। एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया, इन्होंने ये बोला था कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका पुनर्निर्माण करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए नहीं, इन्होंने किया था कि जीरो लेवल से हम चीजों को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज कोठारी कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एजुकेशन कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है। DS कोठारी, DS का मतलब है दौलत सिंह कोठारी, जो कि इसके चेयरमैन थे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे वो। ठीक है, हायर एजुकेशन में उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया था और इन्होंने ये बोला था कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए टीचर्स जो है वो लोकल लेवल पर सेलेक्ट नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि नेशनल लेवल पर टीचर्स का सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे देखो हम NEP 2020 में
एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, 5+3+3 फॉर्मूला, 3+3+4 फॉर्मूला, वैसे ही कोठारी कमीशन ने हमें जो फॉर्मूला दिया था, जो आज तक फॉलो हो रहा था, दैट इज 10+2+3। 10 तक मतलब फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक, +1 और +2, एंड ये आपका 3 साल का कॉलेज। ठीक है, ये नेशनल सिस्टम एजुकेशन उन्होंने कहा था, लेकिन जिसको 2020 में रिप्लेस कर दिया गया इस फॉर्मेट में। ठीक है, इसके अलावा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में किन्होंने बात की थी, तो वो कोठारी कमीशन में ही बात हुई थी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर। एंड एजुकेशन के जितने भी लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, जितने भी लेवल्स हैं एजुकेशन के, उन्होंने सबसे पहले इन चीजों पर ध्यान दिया था। नेक्स्ट वी हैव इज NEP 2020। NEP का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज के समय पे एजुकेशन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, आज के समय पे एजुकेशन में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो कौन ले रहा है? वो NEP 2020 ही तो ले रहा है। जो यूजीसी को बदल करके अभी HECI बना है, वो किसने रेकमेंड किया है? NEP 2020 ने किया है। ठीक है, सो NEP 2020 ने सबसे पहले क्या काम किया? रिप्लेस किया NPE 1986 को। पहले जो पॉलिसी थी एजुकेशन की 1986 में, ठीक है, 1986 में जो पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसको इन्होंने रिप्लेस किया सबसे पहले कि ये बहुत पुरानी पॉलिसी हो चुकी है, अब इसको ओके, ठीक है, कि अब इसको बदलकर एक नई पॉलिसी आनी चाहिए। इसको बोला जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एजुकेशन मतलब शिक्षा, पॉलिसी मतलब नीति। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका नाम है। सो अब देखो, पहले जो फॉर्मूला यूज होता था 10+2+3 वाला, इसको रिप्लेस कर दिया गया 5+3+3+4 फॉर्मूला से। ठीक है, 5 का मतलब है, इस तरीके से लिखती हूँ, 5+3+3+4 फॉर्मूला ये होता था। ठीक है, होता है, नॉट था। 5 जो है इसमें आते हैं, यानी कि 5 साल बच्चे के, 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक का बच्चा इसमें आता है। इसको बोला जाता है फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज यानी कि छोटा बच्चा जो है खेल कर, एक्टिविटीज के थ्रू ही बच्चों को सिखाया जाएगा, ये बोला है। इस 5 को भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। एक है कि 3 ईयर में आंगनवाड़ी, 3 साल में बच्चे को आंगनवाड़ी में डाल देना चाहिए, जो कि 6 साल तक फिर वहीं पर रहेगा, आंगनवाड़ी, नर्सरी और केजी। उसके बाद बचा 2 साल और 5 है ना, ये 2 साल और बचा, जिसमें कि क्लास 1 और क्लास 2, फर्स्ट और सेकंड क्लास आ जाती है। आगे है 3 ईयर जो है इसमें आता है 8 साल से 11 साल तक का बच्चा, दैट इज कॉल्ड योर प्रेपरेटरी स्टेज। ठीक है, और इसमें 3rd क्लास से लेकर के 5th क्लास तक का बच्चा आता है। नेक्स्ट 3 जो है इट इज योर मिडल स्टेज, 11 साल से 14 साल तक का बच्चा इसमें आएगा, ये वाली एज है। ठीक है, आएगा, और क्लास होगी 6 से 8। अब ये एज लिमिट रख दी कि इसी एज के बच्चे यहीं पर होंगे। आगे है 4th पॉइंट पे, दिस इज आर सेकेंडरी स्टेज, जहां पर 14 साल से 18 साल तक का बच्चा रहेगा, यानी कि 9th क्लास से 12th क्लास तक का बच्चा इस लेवल में रखा गया है। क्लियर? NEP 2020 किसकी रिकमेंडेशन पर बना था? NEP 2020 बना था कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशन पर। क्लियर है? सो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट।
अब एनईपी 2020 ने एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने रूल बना दिया और बोला कि भाई हमें कल रिजल्ट चाहिए। इन्होंने बहुत सारा समय दिया है हर एक रूल बनाने के बाद कि इस रूल को पूरा करने के लिए हम इतने साल का समय दे रहे हैं। वो पेपर में बहुत बार आता है, जैसे कि इसको हम बोलते हैं एनईपी 2020 के टारगेट्स क्या-क्या हैं। इन्होंने बोला है कि 2030 तक जितने भी प्री स्कूल है और सेकेंडरी स्कूल है, उनमें 100% जीईआर होना चाहिए। जीईआर का मतलब है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी कि 2030 तक हर बच्चा प्री स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में एनरोल होना चाहिए। 2035 का ये टारगेट है कि जो वोकेशनल एजुकेशन स्कूल में स्टार्ट हुई है ना, पहले 2018 तक उसका टारगेट 26.3 था। अब वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब ये जरूरी है कि 2023 तक लगभग 50% बच्चा वोकेशनल एजुकेशन में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एनईपी 2020 ने ये बोला है, यही जो बाल वाटिका वगैरह मैंने आपको बताया ना कि छोटे बच्चों को, आंगनवाड़ी वाले बच्चों को ज्यादा फोकस करवाने के लिए कहा है। सो इसने यही बोला है कि बाल वाटिका में जो टीचर्स होंगे, जो छोटे बच्चों के बेस क्लियर करेंगे, उनको गेम्स के थ्रू पढ़ाएंगे, ठीक है, वो कोई ऐसे ही टीचर्स नहीं होंगे, वो ईसीसीई क्वालिफाइड टीचर्स होंगे। ठीक है, अब ईसीसीई क्या होता है, पता है किसी को? ईसीसीई का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, वही छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको उस एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाया जाएगा कि छोटे बच्चों को कैसे इंटरेस्ट के साथ गेम्स के थ्रू पढ़ाना है, कैसे उनको बिजी रखना है, कैसे वो खेल खेल में चीजें सीखते हैं, ये सब उनको सिखाया जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है फिर और भी टारगेट्स हैं इनके। Let's envisaged in NEP 2020, all higher educational institutions aim to have student strength greater than 3000 by 2040। तो ये टारगेट है कि हर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 2040 तक 3000 से ज्यादा बच्चा होना चाहिए। ठीक है, 2024 तक इस बार ये टारगेट कंप्लीट हुआ है या नहीं, इसकी रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन ये टारगेट था कि 2024 तक जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे, बहुविषयक बनेंगे। ठीक है, 2030 तक 4 ईयर टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम, आपको पता है ना 4 ईयर बीएड भी इंट्रोड्यूस हो रही है, 4 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, है ना, तो वो सब 2030 तक अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनईपी 2020 होगा। ठीक है, एनईपी 2020 ने एक एनआरएफ नाम का इनिशिएटिव भी लिया है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। देखो, एनईपी 2020 ने एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए डिसीजन लिए हैं। खास तौर पर इन्होंने इंजीनियरिंग और रिसर्च को बेहतर बनाया है, और साथ में वोकेशनल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया है। तो रिसर्च एजुकेशन में, तो रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए हमारे इंडिया में इन्होंने एक अलग से फाउंडेशन बना दिया, कॉल्ड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ध्यान से सुनिएगा, ये एनटीए यूजीसी नेट में बहुत बार सवाल आता है कि जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो क्यों बेहतर है। क्योंकि ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि एक सिंगल लेवल पर काम कर रहा है। सिंगल लेवल पर काम करने का मतलब है कि ये किसी से फंड नहीं लेगा रिसर्च के लिए, है ना ही ये किसी से प्लान करेगा, ना ही इसके डिसीजन पर कोई रोक टोक होगी। ये रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए जो भी डिसीजन लेगा वो खुद लेगा और अपने एंड पर ही उसको काम में लगाएगा। ठीक है, फंड कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड ग्रांट प्रपोजल ऑफ ऑल टाइप्स अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन, यानी कि हर डिसिप्लिन में, हर फील्ड में क्या होगा, खुद से रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए डिसीजन लिए जाएंगे, खुद से ये फंड्स जनरेट करेंगे, किसी की और हेल्प नहीं लेंगे किसी भी चीज में। एक एनसीएफ भी बनाया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सो करिकुलम फ्रेमवर्क है तो दिखती सी बात है वो 4 चीजों पर तो ध्यान देगा ही। स्कूल एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ईसीसीई। आपको बता दूं कि एनईपी 2020 ने
बहुत ज्यादा फोकस इस चीज पर भी किया हुआ है कि जो टीचर ट्रेनिंग, यस, एनईपी 2020 का ये कहना है कि अगर टीचर एक एजुकेटेड व्यक्ति होगा, टीचर में अगर स्किल होगी, तो ही वो बच्चों को पढ़ा पाएगा, तो ही वो नॉलेज आगे दे पाएगा, है ना। तो इसीलिए इन्होंने टीचर ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया है कि छोटे बच्चों को भी जो पढ़ाएंगे वो ऐसे रैंडम कोई भी उठ के नहीं पढ़ा लेंगे, एक उनकी भी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, इसीलिए बीएड कोर्सेज पर बहुत ध्यान दिया गया। इसीलिए जो भी आप में से स्टूडेंट्स नेट या सेट दे रहे हो ना, एजुकेशन जिनका पेपर टू एजुकेशन है, उन लोगों को इस चीज का बहुत फायदा होने वाला है, उन लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज इससे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। देखो टीचर एजुकेशन लिखा है, अडल्ट एजुकेशन पर भी ये काम करता है। ठीक है, कि अडल्ट्स को कैसे एजुकेशन की तरफ मोटिवेट किया जाए, कैसे उनको थोड़ा सा, ताकि एक अच्छा, अब एजुकेशन पर इसलिए ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि अगर एजुकेशन बेहतर होगी तो ही तो कंट्री एक अच्छे लेवल पर पहुंच पाएगी, है ना। रिसर्च और इनोवेशन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ऑल राइट, अब आती हैं टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। सो टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज में सेंट्रल है, स्टेट है, ठीक है, डीम्ड है एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। अब जो सवाल आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर काम करती हैं, है ना। इंडिया की सबसे पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1916 में बनी थी। कौन सी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इंडिया की नंबर 1, ये थी फर्स्ट यूनिवर्सिटी। नंबर 1 यानी कि टॉप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है? दैट इज योर जेएनयू, जो कि दिल्ली में है, 1966 में स्टैब्लिश हुई थी। इंडिया की फर्स्ट, सेंट्रल की बात नहीं कर रही हूँ, जनरल यूनिवर्सिटी इंडिया की फर्स्ट कौन सी थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, 1857। तो पेपर में अगर सेंट्रल फर्स्ट पूछा है तो बीएचयू होगा। सिर्फ फर्स्ट यूनिवर्सिटी जनरल पूछा है, सेंट्रल स्टेट कुछ नहीं लिखा, तो गो फॉर कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857। क्लियर। सो रिसेंटली 2024 के डेटा के हिसाब से इंडिया में टोटल 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं 56, 479 है स्टेट यूनिवर्सिटीज, 124 है डीम्ड यूनिवर्सिटीज और 455 है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सो टोटल 1114 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में 2024 के डेटा के हिसाब से। जेएनयू 1966, दिल्ली में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं? दिल्ली में 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। एक सवाल पेपर में एक आधा बार ही आया है, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना इसका। सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज कहां पर है? डीम्ड यूनिवर्सिटीज का नंबर बढ़ता छोड़ता रहता है, उसको छोड़ दो। ठीक है, कर्नाटक जो स्टेट है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, दैट इज 42। क्लियर। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जो कि अपने डिसीजन खुद लेती है। फंड्स वगैरह जरूर इनको बाहर से मिलते हैं, लेकिन जो है ये डिसीजन मेकिंग खुद करती है। जब इनका मन करता है ये सिलेबस चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ये टीचिंग लर्निंग पे काम करते हैं। टोटल डीम्ड आप बोल रहे हो 128। ओके, वही मैंने बोला ना आपको, डीम्ड यूनिवर्सिटीज बढ़ती घटती रहती है। जैसे आप अगर कोई पीवाईक्यू पढ़ोगे ना, तो वहां पर ये क्वेश्चन आया है कि तमिलनाडु में कितनी डीम्ड है, तो उस समय पे 28 थी, अभी बढ़ गई है। ओके, सो डीम्ड से ज्यादा फोकस ऑन योर सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी, नॉट स्टेट प्राइवेट, जस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज, दैट इज 479। क्योंकि डीम्ड तो ऐसी है, मेरा मन किया यूनिवर्सिटी ओपन करने का, चलो यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देते हैं, डीम्ड ऐसे रहती है ना। अब देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को जो फंड जाते हैं ना, वो यूजीसी के द्वारा जाते हैं। ठीक है, 3 बहुत एनटीए की फेवरेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें कि पहली आती है नागालैंड यूनिवर्सिटी। ये ना बहुत बार आया कि मल्टीपल ऑप्शंस दिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ढूंढनी है, तो एक नागालैंड है, सिक्किम यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल है,
एंड मणिपुर यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल है। क्लियर? फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी इंडिया की 2020 में बनी थी केरला में, ठीक है। और फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी 2022 में बनी थी हरियाणा में। इसके अलावा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बहुत बार पेपर में आया है, जो कि गुजरात में है, 1950 में बनी थी। ये क्या है? एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में है, 1966 में बनी थी, स्टेट यूनिवर्सिटी है। देन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो कि आसाम में है, 1948 में स्टैब्लिश हुई थी, ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। आगे है यूजीसी। यूजीसी ने ना एक केयर यूनिवर्सिटी करके भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। यूजीसी केयर यूनिवर्सिटीज में हमारे पास एक जेएनयू आता है। पीवाईक्यूज उठाकर बता रही हूँ ये सब कुछ, ठीक है। जेएनयू तेजपुर, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये सब हमारे यूजीसी केयर में आते हैं। यूजीसी केयर यूनिवर्सिटीज में ये चारों यूनिवर्सिटीज आती हैं। जेएनयू 1966, आई एम श्योर 66 ही है, आप कह रहे हो ना 69, बट नॉट, ये 66 ही है। तेजपुर यूनिवर्सिटी 1964, बड़ौदा यूनिवर्सिटी 1907 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 1917, ठीक है। तो ये सब आती हैं यूजीसी केयर यूनिवर्सिटीज के अंदर। अब यहाँ से अगर आप लोग पीवाईक्यूज उठाना शुरू करते हो तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट आज का सेशन हमारा रहा है, क्योंकि इसमें से ही गारंटेड आप लोगों को सवाल एज इट इज देखने को मिलेंगे। अभी तक तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, ठीक है, अभी तक तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। आगे जाकर हम क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे। ऑल राइट एवरीवन।